India is hosting the G20 tourism meeting in the Union Territory of Jammu and Kashmir tomorrow. साउथ एशिया दुनिया की आबादी का 25% है, जहां पर इंडिया रिसेंट डेकेड्स में अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंस हासिल कर चुका है। एक साल में इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड का वॉल्यूम 21% इंक्रीज के साथ $1.17 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जो इस बात का सबूत है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल कर चुका है। इंडिया दुनिया की 20 डेवलप्ड कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन का भी एक एक्टिव मेंबर है और इस साल सितंबर में G20 के एनुअल मीटअप का होस्ट भी है। G20 दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन की एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1999 में दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज ने वर्ल्ड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए बनाया था। इस साल G20 फोरम के प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को दी गई है। इंडिया को मिलने वाली ये अपॉर्चुनिटी साउथ एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 21st सेंचुरी में एशिया को ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन कंसिडर किया जा रहा है और इसी वजह से इस वक्त चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर की इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। G20 की मेजबानी इंडिया के लिए आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ये मीटिंग डिस्प्यूटेड कश्मीर में करने पर गौर कर रहा है। जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 के कैंसिल होने के बाद ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जो यहाँ अरेंज की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया है, मगर इंडिया के साथ कश्मीर डिस्प्यूट्स की वजह से पाकिस्तान ने इन इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर रहा है कि चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया भी इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर इशू की वजह से अटेंड करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब तक इस हवाले से किसी मुल्क ने अपना स्टांस शो नहीं किया। जबकि इस हवाले से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल किया गया कि क्या वो कश्मीर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, तो उनका कहना था कि चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल बेसिस पर ये इशू रिजॉल्व करें। उनका ये भी कहना था कि कश्मीर का इशू एक डिस्प्यूटेड इशू है जिसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाइना इस बात का फैसला आने वाले वक्त में करेगा कि वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। जबकि टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने भी बहुत सारी ओकेजन्स पर कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। फरवरी 2020 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपनी स्पीच के दौरान तैयब एर्दोगान का यह भी कहना था कि कश्मीर जितना इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट टर्की के लिए भी है। यूक्रेन और रशिया वार और उसकी वजह से ग्लोबली इकोनॉमिकल कंडीशंस इस बार G20 का सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है। यूक्रेन G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लास्ट ईयर G20 समिट में बाली में इनवाइटेड थे, लेकिन इस साल इंडिया इस समिट में यूक्रेन को इनवाइट करने का इरादा नहीं रखता। इंडिया के अफेयर मिनिस्टर का कहना था कि उनके व्यू के मुताबिक G20 मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिनको हमने इनवाइट किया है और इनवाइटेड कंट्रीज की लिस्ट भी बहुत जल्द डिस्क्लोज कर देंगे। यूक्रेन को इनवाइट करने के हवाले से उनका कहना था कि इस बारे में अब तक हमने कंसीडर नहीं किया और ना ही इस बारे में किसी से डिस्कस किया है। लास्ट मंथ जापान में होने वाली G7 समिट के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हुई। अप्रैल में यूक्रेन ने इंडिया से मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए हेल्प की भी रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद इंडिया ने यूक्रेन को मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ स्कूल बसेस भी प्रोवाइड की थी। इस सब के बावजूद इंडिया अपने एलाई रशिया को भी नाराज नहीं करना चाहता। यूक्रेन में G20 को इनवाइट करने का मतलब रशिया के साथ रिलेशन को खराब करना हो सकता है, जिसका खतरा इंडिया इस वक्त नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ ये भी एक अहम बात है कि G20 समिट का मेन एजेंडा रशिया यूक्रेन वॉर और उसके इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर इंडिया इस समिट में यूक्रेन को इनवाइट नहीं करता तो यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू G20 कंट्रीज के सामने नहीं आ सकेगा। यूक्रेन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर एमिन ज़ापारोवा ने इंडिया से ये डिमांड की कि वो यूक्रेन को इनवाइट करने के इनविटेशन को भी कंसीडर करे। NDTV के मुताबिक यूक्रेनियन वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के साथ क्लोज रिलेशंस कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया और इंडिया को ग्लोबल टीचर का नाम दिया। न्यू दिल्ली में एक थिंक टैंक के इवेंट में स्पीच करते हुए उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन आज़ादी हासिल कर रहा है, इसलिए अब इंडिया और यूक्रेन रिलेशन को रीस्टार्ट करने का टाइम है। उनका यह भी कहना था कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, फ्यूचर इकोनॉमी और इफेक्ट्स ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर पर बात करने के लिए G20 समिट में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह है कि क्या इंडिया, चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया को G20 समिट में शिरकत के लिए राजी कर सकेगा कि नहीं, और क्या इंडिया यूक्रेन को G20 समिट में इनवाइट करेगा, और अगर इनवाइट कर दिया तो उसको रशिया की नाराजगी भी फेस करनी पड़ेगी। इन सब सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि G20 को होस्ट करना इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है।